हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वन शॉट वीडियो 2 घंटे से भी कम के टाइम में, क्योंकि मेरे को आपका टाइम बचाना है। अगर आप यहाँ पे टाइम बचाओगे तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना फिजिक्स और मैथ्स बायो उसमें दे पाओगे। तो केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है। इसको हम इसका ये जो चैप्टर दिख रहा है आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसको हम 2 घंटे से कम के टाइम में भी कवर करें तो आसानी से कवर कर ले जाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन क्या होता है? हेलोजन कंपाउंड अगर एल्केन की चेन से जुड़ा हुआ है तो उसको हेलो एल्केन कहते हैं। एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है मोनो हेलो एल्केन, 2 कंपाउंड जुड़े हुए हैं डाई हेलो एल्केन, और 3 जुड़े हुए हेलोजन तो ट्राई हेलो एल्केन। ये तो हो गया हमारा हेलो एल्केन। बात करते हैं हेलो एरीन की। हेलो एरीन क्या होता है? अगर हेलोजन कंपाउंड हमारा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। एक जुड़ा हुआ है मोनो हेलो एरीन, 2 जुड़े हुए हैं डाई हेलो एरीन, 3 जुड़े हुए हैं ट्राई हेलो एरीन। बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज वाले, तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की। अगर ये हेलोजन कंपाउंड एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मैं प्राइमरी हैलाइड। अगर ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे से 2 डिग्री है अपने आप में, और उससे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हैलाइड। और अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो अपने आप में 3 कार्बन से गिर रखा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? उस कार्बन को पहले तो 3 डिग्री कार्बन, और उससे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हैलाइड। अब बात करते हैं अलाइलिक। ये तो हो गया sp3 वाला। कुछ sp3 वाले बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा। अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? sp3 कार्बन होना चाहिए, उसमें हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वो जो sp3 कार्बन है जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वापस क्या बोला मैंने? sp3 कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वो sp3 कार्बन आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये रहा मेरे पास sp3 कार्बन और ये रही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की चेन। तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा? अलाइलिक कार्बन। ये देखो, ये वाला कार्बन कौन सा होगा? अलाइलिक कार्बन, क्योंकि ये साथ में ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहां पर भी चाहिए, लेकिन वो इस बार वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? बेंजीन रिंग से। ये रहा मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये वाला क्या हो गया? बेंजाइलिक वाला। यहीं से देखो हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, इसमें ये वाला कार्बन रहा मेरे पास बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो अलाइलिक और बेंजाइलिक क्या? अलाइलिक क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन से। बेंजाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ होगा किससे? बेंजीन रिंग से। आई होप। चलते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं विनाइल हैलाइड की। विनाइल हैलाइड क्या होता है? ऐसे हैलाइड जिसमें हेलोजन जो है वो ऐसे कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है, जो वो कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला खुद, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसको क्या मैं बोलूंगा? विनाइल हैलाइड। ये देखो ये वाला कार्बन, ये देखो ये वाला कार्बन, ये दोनों एग्जांपल किसके? हमारे विनाइल हैलाइड के। बात करते हैं एरिल हैलाइड की। एरिल हैलाइड क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कहां से जुड़ा हुआ होगा? बेंजीन या एरोमेटिक रिंग से। जैसे ये देखो ये वाला कार्बन दिखा आपको, ये वाला देखो, मतलब हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर वो बेंजीन रिंग का होगा तो एरिल हैलाइड, अगर वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कार्बन होगा तो वो है विनाइल हैलाइड। बात करते हैं इसके विसिनल और जेमिनल क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाओ जेमिनल। जेमिनल क्या होता है? जिसमें हेलोजन जो है एक ही कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं, मतलब 2 हेलोजन के एटम एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो उसका नाम है अपने पास जेमिनल। और 2 हेलोजन एटम अगर आसपास जुड़े हुए हैं, कहां पे? आसपास जुड़े हुए हैं, तो उसका नाम है हमारे पास विसिनल। क्या नाम है? विसिनल। आसपास विसिनल, एक ही कार्बन पर जेमिनल। इसका नाम क्या लिखती है एनसीईआरटी? इथाइलिडीन क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखती है? इथाइलिन क्लोराइड। अगली बात समझ में। आगे चलते हैं कुछ नोमेनक्लेचर के अंदर, कुछ कंपाउंड हम कर लेते हैं इनके नाम। आ जाओ तो देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा 2 पे क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और यहां पे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका देखो 1 2 3, तो क्या लिखूं? 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल, 1 पे ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है ना, तो 1 पे ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इधर आ जाओ 1 2, क्या लिखा? क्या लिखूंगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल और बेंजीन। इधर आ जाओ, ये एक ही कार्बन है, इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा क्लोरो फिनाइल
मिथेन एक ही कार्बन, मतलब मैथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। इसका कॉमन नेम जो है वो है बेटा बेंजिल क्लोराइड, या फिर मैं इसको अगर बेंजाइलिक हैलाइड भी बोलूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफिनाइल मिथेन। आगे आ जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5। ठीक है, बताओ। तो 4 पे ब्रोमो, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड तो 2 इन, और हाँ बस हो गया ना, 2 इन, और कुछ है ही नहीं इसमें सामने, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। मेरे को लगा अगर पीएफजी या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा तो। इसकी बात करें तो 1 2 और 3, तो इसका क्या लिखेंगे, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये हमने कर लिया नॉमेनक्लेचर, और जो हैलाइड्स के टाइप बचे थे वो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो नेचर के लिए आपको सभी को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हेलोजन की ज्यादा होती है, किससे, कार्बन से, पहला पॉइंट। अब बात करते हैं अगर कार्बन इनके साथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ अगर बॉन्ड बनाए तो उनकी बॉन्ड एनर्जी का क्या डिफरेंस है। कार्बन और फ्लोरीन जो है वो सेम पीरियड के, सेकंड पीरियड के। मैं लिख देता हूं, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड फोर्थ पीरियड, सेकंड पीरियड और फिफ्थ पीरियड। ये रहा कार्बन, ये रहा फ्लोरीन, आसानी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आसानी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा। थोड़ा वीक और सबसे वीक, क्योंकि एक ये रहा सेकंड पीरियड का कार्बन, ये रहा आयोडीन, बनाओ बॉन्ड, कैसे बनाओगे, क्योंकि एक है फिफ्थ पीरियड का, एक है सेकंड पीरियड का, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत क्या है, कम, बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा है ना। आयोडीन, ये रहा कार्बन, आयोडीन कितना बड़ा साइज में और कार्बन बहुत छोटी साइज की, तो बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा है, क्योंकि सेकंड पीरियड और फिफ्थ पीरियड के बीच बॉन्ड बन रहा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। लेकिन इनका बॉन्ड क्या है, कमजोर, इनका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, इसका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसका बॉन्ड कौन सा है बेटा, वीक बॉन्ड। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी जो है वो कार्बन क्लोराइड का ज्यादा होता है, किससे, कार्बन फ्लोराइड से। या फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आता है सीसीएल का ज्यादा होता है, फिर कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन और फिर कार्बन आयोडीन। इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज सारी हेलो एल्केन की। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा अल्कोहल से। अल्कोहल से अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो मैं इसके साथ क्या रिएजेंट डालूंगा, वो रिएजेंट डालता हूं मैं HX के साथ में ZnCl2। रिएजेंट थोड़ा दिमाग में, HX के साथ में ZnCl2, HX के साथ में ZnCl2। सर एक सेकंड, HX के साथ ZnCl2 दिए तो ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएजेंट जो किसमें काम आता है, अल्कोहल की रिएक्टिविटी को फाइंड आउट करने में। 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी, 2 डिग्री अल्कोहल 10 मिनट, और 1 डिग्री अल्कोहल देता ही नहीं है। आइए बात करते हैं मैकेनिज्म की। ये रहा अल्कोहल, H+ किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर H+ काम करेगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इलेक्ट्रॉन देगा इस H+ को, यहां से क्या बन जाएगा, ROH, ऑक्सीजन पर प्लस। ओ भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉसिबल नहीं है लाला, पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, वो तो उसको मरे ना सोए, क्या करेगा, जल्दी से जल्दी का वो तड़पड़ाएगा। अब तड़पड़ाएगा तो किसके इलेक्ट्रॉन खाएगा, कार्बन के। ये एल्केन जो चेन लगी इसके इलेक्ट्रॉन खा लेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन खा लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खाया, अब बेचारा कार्बन मुंडे देख रहा है। कार्बन मुंडे क्यों देख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये लो, ये क्या बन गया मेरा, कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अब जैसे ही कार्बोकेटायन बना, हेलोजन के पास आ गई पावर। हेलोजन के भाई तू रुक, मैं आ रहा हूं, तू रुक बस, मैं आ रहा हूं, मेरे पास नेगेटिव है, तेरे पास पॉजिटिव, अपन दोनों बॉन्ड बना लेंगे एल्किल हैलाइड का। तेरे पास पॉजिटिव, मेरे पास नेगेटिव, अपन दोनों बॉन्ड बना लेंगे एल्किल हैलाइड का। क्या बन जाएगा यहां से, एल्किल हैलाइड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आई होप ये क्लियर हुआ। कुछ इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट,
इस मेथड से हम एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते। RF, इस मेथड से हम एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते। क्यों? इधर 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 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत भयंकर एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने के लिए। फ्लोरीन निकलेगा क्या? जब फ्लोरीन निकलेगा ही नहीं तो अटैक कौन करेगा? जब फ्लोरीन निकलेगा ही नहीं, क्यों? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो फ्लोरीन निकलेगा ही नहीं। फ्लोरीन निकलेगा ही नहीं तो अटैक कौन करेगा? और जब अटैक ही नहीं होगा तो एल्किल फ्लोराइड बनेगा कैसे? पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड के लिए हम क्या लेते हैं? NaCl के साथ H2SO4। जब ये रिएक्शन होती है तो यहां से क्या बनता है बेटा? HCl और NaHSO4। ठीक है, तो H प्लस पहले जाके अटैक करेगा, देन Cl माइनस तो क्या बन जाएगा? RCl। इधर HBr के साथ में NaHSO4, H प्लस पहले अटैक करेगा, Br माइनस बाद में बन जाएगा। सबसे फेमस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एल्किल आयोडाइड वाला, ये रहा मेरे पास एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड के केस में मैं H2SO4 के साथ यूज तो कर ही नहीं सकता। H2SO4 इसलिए यूज नहीं कर सकता, एक तो इनका बॉन्ड वीक है, और H2SO4 मेरा क्या है? यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा? H2SO4 मेरा यहां पर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो जो आयोडीन है, इस आयोडीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? I2 में। और हमको तो ये चाहिए नहीं, हमको तो आयोडीन माइनस चाहिए ना, हमको तो आयोडाइड चाहिए, आयोडीन नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, सॉरी आयोडाइड चाहिए, आयोडीन थोड़ी चाहिए। दैट्स व्हाई मैं H2SO4 की जगह क्या यूज करता हूं? यहां पर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। क्या यूज करता हूं? फॉस्फोरिक एसिड। तो अब ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एल्किल फ्लोराइड क्यों नहीं बनता? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इन दोनों के साथ मैं क्या लेता हूं? NaCl H2SO4, NaBr H2SO4। रिएक्शन की मैकेनिज्म ये रही, ऐसे बनाना है। एल्किल आयोडाइड क्यों नहीं बनता? सॉरी, एल्किल आयोडाइड के साथ मैं क्या यूज करता हूं? H3PO4। H2SO4 क्यों नहीं ले सकता? H2SO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आयोडाइड को कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में। मेरे को आयोडीन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए आयोडाइड आयन, तो यहां पे जाके इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, तो ये यहां, इसलिए मैं यहां पे क्या लेता हूं? H3PO4। इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकास टेस्ट की। ल्यूकास टेस्ट के अंदर हम जो रिएजेंट लेते हैं वो है कंसंट्रेट HCl, उसके साथ में ZnCl2। ये है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में आपस में डिस्टिंग्विश कराने में ये टेस्ट काम आता है। रिएजेंट बोलो वापस, कंसंट्रेट HCl साथ में ZnCl2, कंसंट्रेट HCl साथ में ZnCl2। जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो पीपीटी सेकेंड्स में दे देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, पीपीटी उसको बनाने में टाइम लगेगा, मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट 5 मिनट, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल तो रिएक्शन ही नहीं देता उसकी। किसकी? ल्यूकास टेस्ट की। वापस बोलो, रिएजेंट कंसंट्रेट HCl के साथ में ZnCl2, 3 डिग्री अल्कोहल सेकंड्स में, 2 डिग्री अल्कोहल मिनट्स में, और 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं देता। किसका टेस्ट है? डिस्टिंग्विश टेस्ट है। किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का। रिएक्शन आ जाते हैं। अब एल्किल हैलाइड बनाते हैं, आ जाओ। ROH के साथ में फॉस्फोरस हैलाइड, क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड के साथ में H3PO3। कैसे बना? आओ देखते हैं। 3 मॉलिक्यूल लिए मैंने इसके, तो लो ROH, ROH और ROH। यहां पे मैं क्या लूंगा? फॉस्फोरस के 3 हैलाइड, 1 2 3। यहां से ये क्या निकल जाए? H3PO3 और 3 एल्किल हैलाइड, और ये रहा H3PO3। ठीक है, ये रहा H3PO3। अगली बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा मेथड है डार्जन रिएक्शन, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा और किफायती मेथड। क्यों? इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? थायोनिल क्लोराइड के साथ। इसका नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड। बोलो, कभी कभार फॉर्मूला पूछ लेते हैं। थायोनिल क्लोराइड का नाम क्या है? फॉर्मूला क्या है? SOCl2। क्या है? SOCl2। ROH क्या बनेगा? RCl, साथ में एक गैस निकलेगी SO2 और एक और निकलेगी HCl। कौन सी निकलेगी? HCl। लिख दिया। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को बनाने का बेस्ट मेथड है। इसमें प्योर एल्किल हैलाइड निकलता है। एक बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था, प्योर एल्किल हैलाइड कहां से निकलता है? डार्जन रिएक्शन में। डार्जन रिएक्शन में हम प्योर एल्किल हैलाइड निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से SO2 गैस होती है, उड़ जाती है। HCl भी गैसियस फॉर्म में होता है, उड़ जाता है। दैट्स व्हाई जो पीछे बचता है वो क्या है? एल्किल हैलाइड। बनती कैसे? आ जाओ। ये है ROH, Cl, SOCl, SOCl2, SO2, RCl और HCl। बन गए? SO2, HCl, RCl। ठीक है, आ जाओ। PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो ROH के साथ PCl5 क्या बनेगा? RCl3, POCl3 और HCl। कैसे बनेगा? देखो,
OH, Cl, PCl3 और Cl, ये बन गया RCl, ये बन गया POCl3 और ये बन गया HCl। बन गया। एक रिएक्शन और है रेड फॉस्फोरस के साथ में X2। कौन सी रिएक्शन है? रेड फॉस्फोरस के साथ में X2, रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड X2। अगर मैं इसके अंदर अल्कोहल लूंगा तो ROH किसके साथ में? रेड फॉस्फोरस। अब X2 की जगह चाहे भले Br2 लूं तो Br2 लूंगा तो क्या बन जाएगा? एल्किल ब्रोमाइड। अगर चाहे मैं यहाँ Cl2 लूं क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड। तो यहाँ क्या बना देता हूं, मैं सीधा RX लिख देता हूं। X पे डिपेंड करेगा ब्रोमीन और क्लोरीन, यहां से क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। तो ये थी आपकी बेसिक रिएक्शन। रिएक्शन है हमारी एल्कीन से मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है? तो आओ देखो, अगर एल्कीन में मैं हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करता हूं तो ये कैसे टूटेगा? प्लस और ये माइनस, यहाँ पे बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दो माइनस और ये साथ में प्लस, तो ये बन जाएगा कार्बन CH और इसके साथ आगे जाएगा HX, ठीक है? ये देखो, अगर मेरे को HI जोड़ना है, जैसे ये NCERT का एग्जांपल है, तो ये CH3 ग्रुप धक्का देगा पाई इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन दुबक आगे बैठ जाएगा। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन आगे गया, अब पाई किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाना मतलब नेगेटिव चार्ज, और कार से जहां से गए वहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से चले गए नेगेटिव पॉजिटिव, ये टूटा H प्लस आयोडाइड माइनस। अब किसको का साथ में जोड़ दो तो ये बन जाएगा हमारे पास, दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। एक बार ऐसे टूटेगा, एक बार पीछे की तरफ, एक बार तो आगे की तरफ टूटेगा, एक बार पीछे की तरफ। पीछे की तरफ टूटेगा तो पीछे माइनस, आगे की तरफ टूटा तो आगे माइनस। तो दो बार, जब पहली बार जब आगे की तरफ टूटा तो यहाँ पे बना CH3 CH2 CH2 आयोडीन, और जब पीछे की तरफ टूटा तो ऐसा बना CH3 CH CH2 CH3 और आयोडीन। अब बताओ मेजर कौन माइनर कौन? इस आयोडीन के पास देखो 3 और 3 6 अल्फा H और उधर 2 अल्फा H। हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड करता है स्टेबिलिटी अल्फा H। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। पकड़ो 3 और 3 6 अल्फा H और 2 अल्फा H, तो कौन हो जाएगा मेजर? ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है? अगली रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन। एल्कीन के अंदर सिर्फ हेलोजन का एडिशन कराना है तो वो मैं लेना पड़ता है मेरे को CCl4। CCl4 है यहाँ पे मेरा क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसे जुड़ेगा? जोड़ दो बस, एक यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने पाई बॉन्ड, एक बार ब्रोमीन यहाँ पर, एक बार ब्रोमीन यहाँ पर, ये रहा एल्कीन के साथ हेलोजन का एडिशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। बच्चे अधिकांश इनको भूल जाते हैं कि फिंकलस्टीन में आयोडाइड बनता है फ्लोराइड बनता है, आयोडाइड फ्लोराइड, कुछ नहीं याद रखना। फिंकलस्टीन, फिंकल मतलब F, F मतलब फ्लोराइड तो बनेगा ही नहीं, उल्टा सोचो। फिंकल के साथ में आयोडीन बनता है और स्वार्ट्ज के साथ में फ्लोराइड बनता है। वापस बोलो, फिंकल के साथ में आयोडीन, स्वार्ट्ज के साथ में फ्लोराइड। हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्किल आयोडाइड के लिए, स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड के लिए। यहाँ पे क्या लिया मैंने? सोडियम आयोडाइड एसीटोन और DMSO, ये के दोनों क्या है? ये दोनों सॉल्वेंट है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोडियम इस हैलाइड को ले जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा? एल्किल आयोडाइड और साथ में सोडियम हैलाइड, ठीक है? तो फिंकल से उल्टा याद रखना, फिंकल से आयोडाइड बनता है, फिंकल से आयोडाइड बनता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड के लिए, इसमें यूज होता है मेटल फ्लोराइड्स। क्या यूज होता है बेटा? मेटल फ्लोराइड्स। वो भी कौन से? इनऑर्गेनिक वाले। इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ना अपनी P ब्लॉक वाली, उसके जो मेटल फ्लोराइड होते हैं वो यूज होते हैं। जैसे सिल्वर के साथ, मरकरी के साथ, कोबाल्ट के साथ, Sb के साथ। यहां से क्या होगा? ये सिल्वर के साथ क्या बन जाएगा? एल्किल फ्लोराइड, और सिल्वर जो हैलाइड बनेगा उसके साथ वो अपनी PPT बना लेगा। आगे बात समझ में? फिंकलस्टीन एल्किल आयोडाइड, उल्टा याद रखो, फिंकल से आयोडीन और स्वार्ट्ज से आपका फ्लोराइड। फिंकलस्टीन में एसीटोन और DMSO, स्वाद में सोडियम आयोडाइड। स्वार्ट्ज रिएक्शन में बोलो बोलो मेटल फ्लोराइड AgF COF2 Hdu2F2 और SbF3, क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड। आगे बात समझ, एल्किल फ्लोराइड सॉरी, ठीक है? इतना देखो फिर आगे चलते हैं। अब आगे है हमारी हेलोएरिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसकी? हेलोएरिन की। आइए देखते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर मैं हेलोजन का अटैक कराऊं, किसके साथ? एनहाइड्रस FeCl3 के साथ, तो जो आपका हेलोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि बेंजीन के पास क्या है? 3 डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? हेलो बेंजीन या फिर हेलोएरिन, ठीक है? हेलो बेंजीन या हेलोएरिन। यहां मैंने लिया टोलुइन, टोलुइन के ऊपर लगा CH3 ग्रुप। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। किसको? बेंजीन रिंग को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ये वाला ग्रुप है हमारा +H, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो जो आपका हेलोजन जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है X+
वो आके अटैक भी कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। आ जाओ कराते, एक बार यहां ऑर्थो पे जुड़ गया, एक बार पैरा पे जुड़ गया। अब मेजर कौन, तो ये वाला है हमारा, और इसका नाम है ऑर्थो हेलो टोलुइन, और इसका नाम है पैरा हेलो टोलुइन। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ग्रुप लगे हुए CH3 और हेलो, इन दोनों के बीच में हो रहा है रिपल्सन। क्या हो रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ये हो जाता है थोड़ा अनस्टेबल, और ये बनता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। दोनों दूर दूर CH3 और X, मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाला हो गया मेरा माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला हो गया बेटा मेरा मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन नहीं है, क्योंकि दूर दूर लगे हुए, ये थोड़े पास पास में, इनके बीच में रिपल्सन है, दैट्स व्हाई हमारा वो माइनर, ऑर्थो वाला और पैरा वाला मेजर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, एनिलीन के साथ अगर मैं NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराऊं, यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl, क्या बच जाएगा, NHNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। याद रख लो बेटा, HNO2 नाइट्रस एसिड क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट कर देगा बेंजीन के साथ में N2+ और Cl-, N2+ और Cl-, इसी को मैं क्या बोलता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलता हूं बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन कितने टेंपरेचर पे होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन तक। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से इतनी सारी रिएक्शन है हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन मैं कराऊं CuCl2HCl या CuBr2HCl के साथ में, तो क्या बन जाएगा, यहां से मेरे को मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, CuCl2HCl के साथ क्लोरोबेंजीन, और CuCl2HBr के साथ ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। अब बात करते हैं हमारी गाटरमान रिएक्शन, वही बात, बेंजीन डाइएजोनियम। अच्छा, थोड़ा रिएजेंट का फर्क है, सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर CuCl2 और होता है इसमें, यहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ कॉपर मेटल। गाटरमान रिएक्शन बाकी बनता वही सेम है। इधर भी क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, और नीचे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। बस थोड़ा रिएजेंट का फर्क है। भाई सेंडमेयर रिएक्शन में CuCl2 HCl HBr, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, और गाटरमान रिएक्शन में कॉपर मेटल, HCl के साथ में क्लोरोबेंजीन, कॉपर मेटल HBr के साथ में ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अगर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराऊं, तो यहां से सीधा मेरा क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ये तो हो गई। तो क्लोरो बन गया, ब्रोमो बन गया, आयोडो बन गया। अब बारी है फ्लोरो की। फ्लोरो के लिए एक रिएक्शन यूज होती है बाल्ज-सीमान रिएक्शन। क्या नाम है बेटा, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। बोलो बोलो, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। बाल्ज-सीमान रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड HBF4 के साथ रिएक्शन करे तो H+BF4-, यहां से कौन निकल जाएगा, H और HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, N2+BF4-। क्या बन जाएगा, N2+BF4-। अब यहां से ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर BF3 निकलेगा। सबसे पहले कौन निकलेगा, BF3, क्योंकि उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है F- के साथ में, उसने इलेक्ट्रॉन दिए थे। सबसे पहले निकलेगा BF3, उसके बाद निकलेगी नाइट्रोजन गैस, और पीछे बच जाएगा हमारे पास फ्लोरोबेंजीन। क्या बच जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। सबसे पहले कौन निकला, BF3, उसके बाद नाइट्रोजन गैस, और पीछे बच गया फ्लोरोबेंजीन। आयोडोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए हम और क्या लेते हैं, जैसा अभी बात की थी ना कि भाई वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता, करना है हमको, आयोडीन बन जाता है। दैट्स व्हाई हम उसमें क्या डालते हैं, HNO3 या फिर H2SO4 नहीं डालते हैं, ठीक है, दूसरा डालते हैं। ये वाले एजेंट कौन से हैं, इनका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या नाम है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेंगे, यहां से इसको कन्वर्ट कर देते हैं आयोडोबेंजीन में, साथ में क्या बन जाएगी, HI। अच्छा, HI किसकी तरह काम करता है, HI काम करता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आओ देखो, ये यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, HI किसकी तरह काम कर रहा है मेरा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। I2 को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, आयोडोबेंजीन में। किसमें, आयोडोबेंजीन। ये पूरा आपका हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, और उसकी सारी रिएक्शन सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्ज-सीमान, आयोडोबेंजीन वाली सारी की सारी रिएक्शन। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप की प्रॉपर्टी है, एक है बॉइलिंग पॉइंट, एक है सॉल्युबिलिटी। अब एनसीईआरटी में बहुत थोड़ी लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, उसको मैंने पूरा समराइज कर दिया इसमें। आ जाओ देखते हैं। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलिकुलर फोर्स के। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छा होगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, पहला पॉइंट। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, वही वापस तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा।
अगर ब्रांचिंग होगी, जैसे ब्रांचें निकली हुई है, ब्रांचें निकली हुई है तो उसको तोड़ना आसान है तोड़ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिकुलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के। तो जैसे कुछ क्वेश्चन है, एल्किल फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का मॉलिकुलर वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्किल फ्लोराइड के, बॉइलिंग पॉइंट ये लो ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरा देखो, ये है नॉर्मल हैलाइड है अपने पास, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 ब्रांच, 3 डिग्री 2 ब्रांच। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें से इसका ज्यादा और इन दोनों में से इसका ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा और मेटा से, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है ब्रांचिंग या मॉलिक्यूलर वेट वाली, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा आइसोमर्स का ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान सुनो। पैरा आइसोमर्स का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि पैरा आइसोमर्स थोड़ा नीचे की तरफ होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम लगता है, सिमेट्रिकल से आसानी से फिट हो जाता है अपने पास क्रिस्टल लैटिस में। क्योंकि पैरा देखो, पैरा जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, उसके जस्ट नीचे सामने एक ग्रुप लगा हुआ है, यही तो है पैरा आइसोमर। अब पैरा आइसोमर थोड़ा दूर दूर है तो रिपल्सन कम लग रहा है, रिपल्सन कम लग रहा है तो उसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिकल है तो क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट हो जाता है, दैट्स व्हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया रीजन। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी खत्म हुई, बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। जो ये हेलो एल्केन होते हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल है पानी में। हेलो एल्केन जो है वो पानी में थोड़े कम सॉल्युबल है, क्यों? बिकॉज ऑफ ये डिटे पानी के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? हेलो एल्केन क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और हाइड्रोजन पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई ये पानी में सॉल्युबल ही नहीं होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, सॉल्युबल कहां से हो गई? दूसरा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या है, सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन से? ये वाले अपने हेलो एल्केन। क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये अपना क्या कर लेते हैं, न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बनाने देते हैं। दैट्स व्हाई ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसमें अच्छे सॉल्युबल है, लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि पानी के साथ क्या कर लेते हैं ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में सबसे हमारी पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ आके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अपना खुद का आके जुड़ जाएगा और हेलोजन है उसको हैलाइड के फॉर्मेट में बाहर निकाल देगा। जैसे ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कौन आके जुड़ गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और इस यहां से किसको निकाल दिया इसने, हैलाइड को। अब इसमें एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर 7 से 8 रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 7 से 8 रिएक्शन ये मैंने आपके सामने रख दी, आइए देखते हैं, एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल का फॉर्मेशन, यहां से ये हैलाइड और ये सोडियम ये निकलेगा, एक्वस सोडियम NaOH की प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। यहां से क्या बन जाएगा, ROH। क्या बन जाएगा बेटा, ROH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्कोहल, ठीक है। अगली रिएक्शन है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्या बनेगा, ईथर। क्या बनेगा, ईथर। वही सेम, यहां से सोडियम यहां से हैलाइड, क्या बन जाएगा, ROR-। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास ईथर। क्या नाम बेटा, ईथर। अगली रिएक्शन है एस्टर का फॉर्मेशन, वही सेम, यहां से सिल्वर यहां से हैलाइड, क्या बन जाएगा, RCOOR-। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्टर। क्या नाम बेटा, एस्टर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनको मैंने चारों को एक साथ में ले लिया। KCN का नेचर होता है कोवेलेंट नेचर का। किसका नेचर बेटा, कोवेलेंट, सॉरी AgCN का नेचर होता है कोवेलेंट नेचर का। AgCN का नेचर होता है कोवेलेंट नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो फ्री पड़ा रहता है, तो अपने वो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहां से अगर एल्किल हैलाइड को लूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा RCN। क्या बन जाएगा बेटा, RCN। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइनाइड। यहां से बन जाएगा RNC। इसका नाम है आइसोसाइनाइड। क्या नाम है, आइसोसाइनाइड। यहां से बनेगा KNO2 के साथ में RON डबल बॉन्ड O। इसका नाम है नाइट्रो एल्केन। क्या नाम है, नाइट्रो एल्केन, एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइट। और AgNO2 के साथ में जो बनेगा वो है
RNO2, इसका नाम क्या है बेटा? नाइट्रो एल्केन। क्या नाम है? नाइट्रो एल्केन। ये है चारों इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड अगर KCN के साथ रिएक्शन करे तो साइनाइड बनेगा। एल्किल हैलाइड AgCN के साथ रिएक्शन करे, AgCN किस नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। अगर एल्किल हैलाइड KNO2 के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? एल्किल नाइट्राइड। और वही एल्किल हैलाइड अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? RNO2, जिसका नाम क्या है? नाइट्रो एल्केन। क्या नाम है बेटा? नाइट्रो एल्केन। और ये रही कुछ एल्कोहल, ईथर और एस्टर की फॉर्मेशन है। तो ये हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी हुई खत्म। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन की। इतना देखो फिर आगे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर बार आने वाली रिएक्शन, हर बार हर पेपर में इस रिएक्शन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, SN1 और SN2 रिएक्शन। इधर मैंने लिखी SN1, इधर लिखी SN2, क्योंकि हर बार मैं इसको अलग अलग पढ़ाता हूं। इस बार मैं कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहा हूं, जल्दी याद होगी अपने को। ठीक है, SN1 नाम क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 नाम क्या है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 दो स्टेप में होती है, SN2 एक ही स्टेप में होती है। SN1 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा फॉलो करता है, SN2 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा फॉलो करता है, और SN1 को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा फॉलो करता है। आइए देखते हैं इसका डायरेक्ट मेथड SN1 का। ये मैंने लिया 3 डिग्री हैलाइड, जिसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या नाम है बेटा? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूट रहा है, यहां से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। OH माइनस जाके अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। और साथ में कौन निकल जाएगा? साथ में कौन निकल जाएगा? ब्रोमीन आयन, ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इसकी 2 स्टेप में चलती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन सा स्टेप है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब यहां से यहां पे सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा? पोलर बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो 2 एटम के बीच में। 2 एटम के बीच में बना वो बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो पोलर बॉन्ड कहलाता है। कार्बन और ब्रोमाइड, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कैसे? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन। क्या बन जाएगा बेटा? टर्सरी कार्बोकेटाइन। और साथ में ब्रोमाइड आयन, इसका नाम क्या है? टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक, पहला स्टेप क्लियर हो गया। ये है स्टेप नंबर 1, और ये होता है थोड़ा स्लो स्टेप। स्लो स्टेप है इसलिए ये स्टेप हमारी रेट को डिसाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ गया? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या पड़ गया? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि स्लो स्टेप से ही हमारी रेट रिएक्शन की डिसाइड होती है। अगला स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बन गया मेरा कार्बोकेटाइन, यहां पे आके अटैक कौन करेगा? OH माइनस। कौन अटैक करेगा? OH माइनस। यहां से क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 CH3 और OH, इसी का नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम बेटा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। और साथ में कौन निकल जाएगा? साथ में कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि रिएक्शन में हमने पहले ही यहां से ब्रोमाइड आयन बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये है SN1 की मैकेनिज्म। बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड है 1 डिग्री हैलाइड से प्रेफरेंस है इसकी प्रेफरेंस 3 डिग्री हैलाइड से थी। ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड आएगा वो टूटेगा, ये ऐसे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। या फिर डायरेक्ट तोड़ू तो OH माइनस आके अटैक करेगा, यहाँ पे CH3OH, इसका नाम क्या है? मिथेनॉल। और क्या बन जाएगा यहाँ से? Cl माइनस। क्या निकल जाएगा यहाँ से? Cl माइनस, और बन क्या जाएगा? मिथेनॉल। क्या बन जाएगा बेटा? मिथेनॉल। इसकी मैकेनिज्म एक ही स्टेप की मैकेनिज्म है। यहां कार्बोकेटाइन बन रहा था SN1 रिएक्शन में, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा था? मेनली इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं हमारे पास? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल या फिर कार्ब एनायन। लेकिन यहां पे क्या बन रहा है हमारे पास? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन रही है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। सर ट्रांजिशन स्टेट क्या चीज होती है? हमने तो आज ही नाम सुना है, जिसने आज ही नाम सुना है ट्रांजिशन स्टेट वो चीज होती है जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड जुड़ रहे होते हैं। मतलब जो नया स्पीसीज है वो आके अटैक कर दिया उसने भी, उसका बॉन्ड अभी बना नहीं है, बन रहा है। और जो पुराना टूटा है स्पीसीज, उसका वो पूरी तरीके से टूटा नहीं है, वो भी टूट रहा है। मतलब पुराने वाले बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए वाला बॉन्ड
बन रहा होता है, दोनों एक फेज बनती है, उस फेज का ही नाम है स्टेट का ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। जैसे देखो यहां पर ये OH माइनस है जो आके जुड़ा किधर, इधर CH3 के साथ में, और यहां से CH3 से ये Cl माइनस निकल रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड तो बॉन्ड ब्रेक, BB फॉर बॉन्ड ब्रेक, यहां पर BF फॉर बॉन्ड फॉर्म। इसी स्टेट का नाम है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग वाली इसी स्टेट का नाम क्या है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम है? ट्रांजिशन स्टेट। और यही स्टेप होता है हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप। यही वाला स्टेप कैसा होता है? स्लोएस्ट स्टेप। आगे से आगे क्या बन जाएगा? यहां से फिर यहां बन जाएगा OH के साथ में CH3, इसका नाम क्या है? मिथेनॉल, और साथ में क्या निकल जाएगा? क्लोराइड आयन। क्या निकल जाएगा? क्लोराइड आयन। तो ये रही SN2 के मैकेनिज्म जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये रही SN1 की मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकेटायन बनता है। इधर कार्बोकेटायन, इधर ट्रांजिशन स्टेट। ये यूनिमोलिकुलर, ये बायोमोलिकुलर। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को प्रेफरेंस, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, 2 स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है। पहला स्टेप का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 2 स्टेप, एक ही स्टेप है, वही स्लो है वही फास्ट है। पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप थोड़ा फास्ट होता है। पहला स्टेप डिसाइड करता है रेट को रिएक्शन की, क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप है। इधर वही स्टेप, जो एक ही स्टेप वही रेट को डिसाइड कर लेता है। अगली बात समझना, ये रही आपके डिफरेंशिएट फॉर्मेट में SN1 और SN2। देखो इतना, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट SN1 और SN2 रिएक्शन। मैंने दोनों को इस बार भी वापस किस में ले आया? कंपैरिजन के फॉर्मेट में। आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन हो क्या रहा था? कार्बोकेटायन बन रहा था। कार्बोकेटायन होता है क्या? इंटरमीडिएट। पहला पॉइंट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन 2 स्टेप में हो रही थी। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप था स्लो, फर्स्ट स्टेप इज स्लो। और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट को डिसाइड करता है रिएक्शन की। रिएक्शन फास्ट चलेगी या रिएक्शन धीरे चलेगी, RDS। अगर हेलोजन के रेस्पेक्ट में रेट की बात करूं तो जो RI है उसके बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड में अभी पढ़ा था, अभी ने स्टार्टिंग में वीडियो में। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड में जो एल्किल फ्लोराइड है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से नहीं टूटेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो आसानी से टूटेगा नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हेलोजन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो सबसे ज्यादा एल्किल आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करूं एल्किल ग्रुप के रेस्पेक्ट में तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन दे रहा था? ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन कौन दे रहा था? 3 डिग्री हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ किसकी? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन घूमते हैं। कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो 9 अल्फा H ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो 6 अल्फा H थोड़ा सा कम स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो सिर्फ 3 अल्फा H बहुत ही कम स्टेबल। तो इसके लिए ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। किसमें? SN1 में। इसमें SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। रेट पहला स्टेप था आपका स्लो, उसी में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, कौन सा? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। उसी के ऊपर रेट डिसाइड कर रही है, वो एक ही मॉलिक्यूल था, दैट्स व्हाई रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ गया? 1। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1, दैट्स व्हाई नाम भी क्या है? SN1। अच्छा, इस रिएक्शन में कौन से न्यूक्लियोफाइल आते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल होते कौन से? पानी। पानी से कौन निकलेगा? OH माइनस। ROH अल्कोहल क्या निकलेगा? OH माइनस। मेनली या फिर बोलूं तो न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो वाले न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है? SN1 रिएक्शन। अगला और लास्ट पॉइंट, ये रहा वीक न्यूक्लियोफाइल वाला। लास्ट पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? अरे वही होते हैं यार, कौन से? ऐसे सॉल्वेंट जिसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये रहा पानी, ROH। ऐसे सॉल्वेंट जिसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, वही हमारे क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही फेवर करता है किसको? SN1 रिएक्शन को। तो आई होप ये वाले पॉइंट क्लियर होंगे। अब बात करते हैं SN2 वाले। SN2 में कार्बोकेटायन तो बन ही नहीं रहा था, एक स्टेट बन रही थी जिसमें बॉन्ड बन भी रहा था, टूट भी रहा था, बन भी रहा था, टूट भी रहा था। स्टेट का नाम ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम है? ट्रांजिशन स्टेट। कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा था,
भाई साहब एक ही स्टेप था, इधर दो तो थे, कौन कौन से, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक ही स्टेप है, उसी से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, उसी से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो वही स्टेप हमारा क्या है, वही स्लो स्टेप है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हेलोजन के रेस्पेक्ट में रेट जो यहां थी वही की वही यहां है, एल्किल फ्लोराइड फिर कम फिर कम फिर सबसे ज्यादा एल्किल हाइड्राइड, यहां थोड़ा अटपटा है। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली पूछना है, 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस के, किसके 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब इस SN2 रिएक्शन को बल्कि वाले ग्रुप पसंद नहीं है। अगर आप धीरे से 1 डिग्री वाले ग्रुप लेके आओगे तो SN2 फेवर करेंगे, 1 डिग्री वाले ग्रुप SN2 फेवर करेंगे। क्यों फेवर करेंगे, 1 डिग्री ग्रुप के पास बल्कीनेस नहीं है, और बल्कीनेस के तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझ, अगर बल्कीनेस ज्यादा होगी तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, धड़ाम से कम हो जाएगी। अगली, अगर कार्बन की डिग्री सेम हो, 2 1 डिग्री वाले कार्बन आगे, फिर क्या करोगे, तब रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली पूछनी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ऐसे ग्रुप के पास जिससे जो इलेक्ट्रॉन खींचते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रेट किस पर डिपेंड कर रही है भाई साहब, एक ही स्टेप था, तो एक तो था आपके पास कौन सा, मिथाइल क्लोराइड, दूसरा था OH-, दोनों पे डिपेंड करेगी, दोनों की पावर 1 1 है, दोनों की पावर 1 1 है, तो 1 और 1 जोड़ दो, ऑर्डर कितना आ गया रिएक्शन का 2, दैट्स व्हाई नाम क्या है SN2। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कौन सी आ गई 2। उधर कौन से न्यूक्लियोफाइल थे, वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल नेचर के। इधर कौन से न्यूक्लियोफाइल आएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाले, या फिर उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, या फिर उन्हीं को क्या बोल सकते हैं हम, लोन पेयर वाले। इधर कौन सा सॉल्वेंट फेवर करेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, जैसे एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3 CO CH3, या फिर DMSO। DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये रहा DMSO का फॉर्मूला, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये दोनों क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गई होगी, SN1B और SN2B। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ, तो ये फेवर करते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को, और ये वाले फेवर करते हैं हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को। इधर क्या बनता है, कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट बनता है, इधर कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इतना देखो, फिर बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। अब बात कर लेते हैं SN1 और SN2 की सबसे इंपॉर्टेंट और हेडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे आके अटैक कर रहा है, कैसे वो हैलाइड को निकाल रहा है, और कैसे अपनी आप पोजीशन फिट कर रहा है। आइए देखते हैं SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये मैंने ले लिया वही वापस आपका कौन सा, टर्सरी ब्रोमाइड। कौन सा ले लिया, टर्सरी कार्बोकेटायन या फिर टर्सरी ब्रोमाइड। कैसे टूटेगा, आपको पता है, टर्सरी कार्बोकेटायन में टूट गया और साथ में ब्रोमाइड है। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पर न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास OH-। दो पॉसिबिलिटी है उस न्यूक्लियोफाइल की, या तो वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करे, कौन, न्यूक्लियोफाइल, और या फिर वही न्यूक्लियोफाइल आके सामने से अटैक करे। दो ही तो पॉसिबिलिटी है यार, यस और नो। या तो वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करे, या फिर वो न्यूक्लियोफाइल सामने से आके अटैक करे। अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। और अगर वही न्यूक्लियोफाइल सामने से आके अटैक करे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। तो इसके अंदर होता क्या है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है रिटेंशन प्रोडक्ट, एक बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बनता है, एक बनता है रिटेंशन एक प्रोडक्ट और एक बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस का नाम क्या है, रेसिमाइजेशन। क्या है, रेसिमाइजेशन। तो इन्वर्जन होता है वो भी होता है 50%, और जो रिटेंशन होता है वो भी होता है 50%। लेकिन अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक्स देखोगे उसमें आपको मिलेगा कि जो आपका रिटेंशन है वो 49% होता है और इन्वर्जन होता है 51%। क्यों, OH नेगेटिव, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, ये हैलाइड, ये और ये सब जब ये सामने से आके अटैक कर रहा है तो हैलाइड भी तो वहीं से निकला है। हैलाइड के नेगेटिव और OH के नेगेटिव दोनों के बीच में होगा क्या, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। और इसी रिपल्सन की वजह से इसका 1% प्रोडक्ट
रिटेंशन प्रोडक्ट 1% कम बनता है। लेकिन अपन को ये बात याद नहीं रखनी, अपन ने एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ 50% और 50%। तो मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट क्या, एक तो मेरा बन गया कौन सा, रिटेंशन प्रोडक्ट C6H5 C CH3 C2H5 और OH, ये बन गया मेरा इन्वर्जन। और C6H5 C CH3 C2H5 ये बन गया मेरा रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट। और ये बन गया मेरा इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या होता है, रेसिमाइजेशन अकर। क्या होता है बेटा, रेसिमाइजेशन अकर्स। रेसिमाइजेशन के अंदर दो प्रोसेस है, कौन कौन से, रेसिमाइजेशन के अंदर दो प्रोसेस है, पहला रिटेंशन और दूसरा इन्वर्जन, दूसरा इन्वर्जन। ये भी 50% और ये भी 50%। ठीक है, उधर आ जाओ। यहां पे क्या बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट, क्लोराइड निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी पीछे से आके अटैक कर देता है। तो ये रहा क्लोराइड माइनस। अब बताओ, अब उसके पास न्यूक्लियोफाइल के पास एक ही जगह बची, कौन सी, ओनली बैकवर्ड अटैक। क्योंकि सामने से तो अभी क्लोरीन निकला ही कहां है, निकल रहा है। निकल गया और निकल रहा है में फर्क होता है, निकल गया और निकल रहा है में होता है फर्क होता है। तो अब OH के पास एक ही जगह बची, वो कहां से अटैक कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पीछे से। अब पीछे से अटैक कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, 100%। पीछे से अटैक करने वाले नाम क्या है, इन्वर्जन। क्या नाम है, इन्वर्जन। तो यहां पे क्या हो रहा है, 100% इन्वर्जन। इसी का नाम क्या है, वाल्डन इन्वर्जन। क्या नाम है बेटा, वाल्डन इन्वर्जन। क्या नाम है, वाल्डन इन्वर्जन। और फाइनली क्या बन जाता है, फाइनली प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाता है, यहां से ये पीछे से आके अटैक हो जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। क्या नाम है, मिथेनॉल। इधर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों पॉसिबल है, क्योंकि रिटेंशन मतलब आगे से अटैक, इन्वर्जन मतलब पीछे से अटैक। सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, वो है इन्वर्जन, क्योंकि आगे की साइड में तो क्लोरीन बैठा है। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। अब आगे कुछ टर्म्स दिए हुए एनसीईआरटी में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म है काइरलिटी। काइरलिटी होती क्या है, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक मिरर इमेज और दूसरी मिरर इमेज, दोनों को आपस में रखोगे, दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो रही। सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट फिट नहीं बैठ रही है। उस प्रॉपर्टी, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कायरलिटी। आगे बात समझ में। दूसरा टर्म है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या होता है, वही दो स्टीरियो आइसोमर ऐसे वाले जिन जो आपस में एक दूसरे के क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। जो आपस में एक दूसरे के क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, क्या इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एज इट इज सेट हो जाएगा, नहीं होगा। इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, तो एज इट इज सेट कैसे हुआ। इसी प्रॉपर्टी को तो क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और उसी का नाम क्या है, इनैंशियोमर। ऐसे कंपाउंड जो शो करते हैं उसका नाम क्या है, इनैंशियोमर। अगली है ऑप्टिकल एक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ कायरल सब्सटेंस। कायरल सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके। क्या, द एबिलिटी ऑफ कायरल सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है तो उसका नाम है, हम क्या रखते हैं, लेवो रोटेटरी। क्या रखते हैं बच्चों, लेवो रोटेटरी। इसको बोलते हैं L से, इसको बोलते हैं D से। एक और है कायरल कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टोटल 4। अगर ये चारों वैलेंसी अलग अलग हो तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। कार्बन विद कंटेन 4 डिफरेंट वैलेंसी। जैसे ये रहा कार्बन, एक CH3, एक C2H5, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन। ये हमारे पास कायरल कार्बन कायरल है। और कायरल को, कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विथ स्टार, विथ स्टार। तो इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एल्किल हैलाइड की, मेटल्स के साथ रिएक्शन। अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको नाम याद होगा, एक रिएजेंट बनता है। नाम क्या है, गिगनार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा यहां से,
C2H5 MgBr, क्या बनेगा बेटा? C2H5 MgBr। इसका नॉर्मल फॉर्म लिखूं तो RMgX। ये पहला ऐसा रिएजेंट है हमारी पूरी केमिस्ट्री में जिसमें एल्किल ग्रुप नेगेटिव टूटता है और ये वाला पूरा ग्रुप पॉजिटिव टूटता है। एल्किल ग्रुप इस पूरे ग्रुप में नेगेटिव टूटता है क्योंकि ये जब रिएक्ट करता है तो बहुत भयंकर विस्फोटक विग्रसली रिएक्ट करता है। इसमें एल्किल ग्रुप कैसे टूटेगा? नेगेटिव, और ये वाला ग्रुप कैसे टूटेगा? पॉजिटिव। याद रखना बेटा, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। दो एल्किल हैलाइड ले लिए, 2 सोडियम के साथ ये रिएक्शन कर लेंगे। यहां से क्या बन जाएगा? R और R, एक बन जाएगा एल्केन और साथ में सोडियम हैलाइड। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम हैलाइड। अब बात करते हैं हेलोएरेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। जनरली जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल आके हैलाइड को हटा के खुद आके नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? 4 मेजर रीजन दे रखे एनसीईआरटी में, चारों को डिस्कस करते हैं। पहला रीजन है कार्बन हैलाइड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन के पास है लोन पेयर, किसकी तरह काम करता है? +m की तरह इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रेजोनेंस घूमेगा तो कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तोड़ना मुश्किल है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आसानी से टूट नहीं सकता। जैसे ही हेलोजन हटाओगे उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोअर फ्री रेडिकल चार्ज नहीं आ सकता। ये रूल है हमारी आईयूपीएससी का। किसी भी ब्रिज हेड एटम कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्री रेडिकल नहीं आ सकते क्योंकि वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल। ये देखो यहां पर ना तो पॉजिटिव आ सकता है, ना नेगेटिव आ सकता है और ना ही कौन आ सकता है? फ्री रेडिकल। क्यों? जैसे यहां पर ये आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो रिंग टूट जाएगी। और हमको तो रिंग बनी क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। अगर रिंग ही टूट गई तो हम करेंगे क्या उसका? अगला पॉइंट, कार्बन और हेलोजन। अगर ये CH3 से जुड़ा हुआ है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। बेंजीन से जुड़ा हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3%। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की पावर भी ज्यादा होगी। ये लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? sp2 कार्बन की ज्यादा है, किससे? sp3 कार्बन की। और लास्ट पॉइंट है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच। बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, करते कि नहीं करते? यस और नो यार? पाई इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, दोनों आपस में क्या खेलेंगे? रिपल्सन। उसकी वजह से ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ये मेजर 4 रीजन है। कौन कौन से? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, फिनाइल कैटायन अनस्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp2 की ज्यादा होती है sp3 से, और लास्ट वाला दोनों के बीच में रिपल्सन। इतना देखिए फिर आगे चलते हैं। जो रिएक्शन है मेरे पास वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनती है विद द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसी भी एक बेस की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनता है। बेस कौन सा? एल्कोक्साइड आयन RO-K+। कौन सा बेस? एल्कोक्साइड आयन RO-K+। ये रहा मेरे पास एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अल्फा, उसके जस्ट पास वाले को बीटा। अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो उस बेस के पास 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो हेलोजन तो यहीं से निकलेगा क्योंकि ये बॉन्ड कौन सा है? पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन और हेलोजन के बीच में, दैट्स व्हाई इस बॉन्ड को नाम क्या है? पोलर बॉन्ड। बेस के पास ये वाले हाइड्रोजन निकालने की पॉसिबिलिटी है और ये वाला हाइड्रोजन भी निकालने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सेम साइड से निकल रहा है तो सिन एलिमिनेशन, और अपोजिट साइड से निकल रहा है तो एंटी एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका भी नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, इसके और इसके नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। दैट्स व्हाई ये सिन एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? ऊपर की साइड से। तो नीचे की साइड से हेलोजन, ऊपर की साइड से हाइड्रोजन, नीचे की साइड से हेलोजन, ऊपर की साइड से हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा यहां पे? सी। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ रहा है तो बॉन्ड ब्रेक,
H प्लस के फॉर्मेट में इसको कौन मिल जाएगा, RO माइनस, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इधर ये सिंगल बॉन्ड था ही, इधर से हेलोजन अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, बॉन्ड ब्रेक, इन दोनों की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, कार्बन और कार्बन की, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, X माइनस निकल रहा है और ओवर आगे पोटेशियम के साथ, पोटेशियम प्लस के साथ में ये बन रही है वापस एक कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है, वो हम सब दिखाते हैं उस स्टेट में। आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा C डबल बॉन्ड C एल्कीन और साथ में ROH। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। अच्छा, इस रिएक्शन का और नाम क्या है, इस रिएक्शन का और नाम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम है बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर E2 एलिमिनेशन, या फिर E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन क्यों, एलिमिनेशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन की ऑर्डर 2 है, क्योंकि एक तो एल्किल हैलाइड और एक बेस, दोनों पर डिपेंड कर रही है, दोनों पर डिपेंड कर रही है, दोनों का मॉलिक्यूलरिटी दो मॉलिक्यूलरिटी, दैट वाई ऑर्डर भी 2। एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके पास, 2 ब्रोमोब्यूटेन को हमको इस एल्कोक्साइड आयन के साथ ट्रीट करना है। करो, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा, मतलब एल्कीन दोनों तरफ बन सकती है, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है, दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है। मतलब कुल मिला के सर आप कहना चाहते हो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, एक मेजर एक माइनर, एक मेजर और एक माइनर, दोनों बना लेते हैं। आ जाओ, पहली बार बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और दूसरी बार बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, पहली बार एल्कीन बनी ये, इस एल्कीन के देखो ये वाला भी अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, इस एल्कीन का वापस देखो सिर्फ एक अल्फा कार्बन, इसके पास 2 अल्फा कार्बन मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये रे 3 ये रे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, एक ही अल्फा कार्बन मतलब सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। एल्कीन की स्टेबिलिटी हम ऐसे तो निकाल देते, कैसे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन में, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मतलब स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट ही होता है हमारे पास मेजर, ये वाला हो जाएगा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म, और एक इक्वेशन करके भी बता दिया मैंने एलिमिनेशन पे। ठीक है, इतना देखो फिर आगे चलते हैं। कर लेते कुछ ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करके रिप्लेस कर देता है हैलाइड को। पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नाम क्या है, डाउज प्रोसेस, जिसमें क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल क्लोरोबेंजीन से फॉर्म होता है। ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर। क्या कन्वर्ट कर देगा ये फिनॉल में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिनॉल में। आ जाओ, इसी की कुछ रिएक्शन है, जैसे पैरा पे अगर नाइट्रो लगा हुआ है तो पैरा पे तो नाइट्रो रहेगा ही, टेम्परेचर देखना है मेन तो 443 केल्विन, 368 केल्विन और सिर्फ गर्म पानी। यहां पे आगे कौन जुड़ जाएगा, OH, यहां पे सेम OH, यहां पे NO2 रहेगा और यहां पर भी NO2 रहेगा, मतलब 1 और 3 पे 2 बार नाइट्रो है क्लोरोबेंजीन के साथ, तो 2 बार ही नाइट्रो रहेगा, साथ में बन जाएगा फिनॉल। यहां पर भी 3 नाइट्रो है तो 3 नाइट्रो एज इट इज रहेंगे, बस क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH ग्रुप से। इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है बेटा, पिक्रिक एसिड। एक क्वेश्चन है, NO2 जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अपना प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ NO2 क्या है, -M ग्रुप, बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल को चांस मिल गया, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। मेटा पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, मेटा पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेटा से कम खींचा ज्यादा किससे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। वहीं पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज, वहां पे आके न्यूक्लियोफाइल आके अटैक आसानी से कर लेगा, और पैरा पे और ज्यादा करेगा, क्योंकि पैरा हमेशा मेजर बनेगा, ऑर्थो हमेशा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब बारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हेलो एरीन की रिएक्शन है, हेलोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर। हेलोजन किसकी तरह काम करता है, +M ग्रुप की तरह काम करता है। +M ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रेजोनेंस घूमेगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे रिंग के अंदर
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मेजरली नेगेटिव चार्ज बनेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन मेजरली नेगेटिव चार्ज बनेगा। मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है, कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, वहीं पे आके इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर लेगा और वहीं से सब्स्टिट्यूट करके अपना प्रोडक्ट बना लेगा। यही रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ जाओ, सबसे पहला है हेलोजिनेशन। कौन आया, Cl2, Cl2 आगे अटैक करेगा, क्या बनेगा यहां से Cl+, Cl+ एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। वही वापस क्लोरीन क्या अटैक कराएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। एक बार बनेगा प्रोडक्ट ऑर्थो पर, दूसरी बार पैरा पर। पैरा ऑलवेज मेजर बिकॉज ऑफ रिपल्सन लग रहा है ना, Cl और Cl का रिपल्सन कम लग रहा है, यहाँ पर रिपल्सन देखो ज्यादा लग रहा है दोनों के बीच में। ये वाला बन जाएगा मेरा माइनर, क्योंकि ये वाला कौन सा ऑर्थो, ये वाला कौन सा पैरा। अगला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन किसके साथ होती है, HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, NO2+। कहां पे आके अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। ये पैरा, ये ऑर्थो, ये वाला माइनर और ये वाला मेजर, क्योंकि रिपल्सन इशू। कंसंट्रेट H2SO4 क्या बनेगा, HSO3। कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पर SO3H और पैरा पर पैरा मेजर, ये वाला माइनर। दो रिएक्शन और है, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। कैसे टूटेगा, यहां से ऐसे टूटेगा, CH3+ आएगा, कहां अटैक करेगा, ये रहा क्लोरोबेंजीन, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। वही वापस बारंबार, पैरा मेजर बनेगा, ऑर्थो माइनर बनेगा। ये फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन कैसे टूटेगा, ये ऐसे, ये बनेगा CH3CO+। क्या बनेगा बेटा, CH3CO+। कहां से जुड़ेगा, एक बार जुड़ जाएगा यहां से ऑर्थो पर और एक बार जुड़ जाएगा बेटा पैरा पर। ठीक है, पैरा बन जाएगा यहां से मेजर। ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। एक रिएक्शन हमारी बच गई थी मेटल्स के साथ रिएक्शन, जिसमें है वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहां पे मैंने ले लिया एरिल हैलाइड, इस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये सोडियम और ये RX। यहां से दो सोडियम लेने पड़ेंगे, एक तो ये लेके जाएगा, एक इस हैलाइड को लेके चल जाएगा। क्या से बन जाएगा यहाँ पे, एल्किल बेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, एल्किल बेंजीन। रिएक्शन का नाम वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक है सिर्फ फिटिक रिएक्शन, दो एरिल हैलाइड, दो सोडियम, दोनों सोडियम दोनों हैलाइड को लेके चल जाएंगे। यहां से क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल। क्या बन जाएगा बेटा, डाइफिनाइल। अब लास्ट में यहां पे हमारी सारी की सारी चैप्टर की रिएक्शन इंपॉर्टेंट खत्म होती है। कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं जिसका मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए, दो तीन देख लो आप। एक है ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है बेटा, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 बेहोश करने में काम आता है क्लोरोफॉर्म, या फिर एनेस्थेटिक एजेंट भी है ये। अच्छा, जब क्लोरोफॉर्म को है ना हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि जब ये हवा में रहता है, हवा में क्या रहती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट कर लेता है, एक गैस बनाता है COCl2। इसका नाम क्या है गैस का, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम बेटा, कार्बोनिल क्लोराइड। या फिर इस रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, फॉस्जीन। क्या बोल सकते हैं, फॉस्जीन। फॉस्जीन एक पॉइजनस जहरीली गैस है। COCl2 फॉस्जीन गैस एक जहरीली गैस है, जिससे इंस्टेंट मौत हो जाती है। कभी अगर कमरे में बंद कमरे में अगर क्लोरोफॉर्म खोल के रख देता हूं, तभी तो क्लोरोफॉर्म को एक एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। अगला है जो कंपाउंड है वो हमारे पास DDT का नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका स्ट्रक्चर पता नहीं, भगवान करे, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए स्ट्रक्चर बना के लाया हूं मैं। देख लो आप, क्या दो क्लोरोबेंजीन बनाने, नीचे एक हाइड्रोजन, इधर 3 क्लोरीन डालना है। एक क्लोरोबेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन, नीचे हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन नीचे हाइड्रोजन 3 क्लोरीन। अगली बात समझ में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। वापस बोलो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और एक है हमारे पास फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 का फॉर्मूला क्या है, CCl2F2। क्या नाम है, CCl2F2। ये इंडस्ट्रियल यूज में सबसे कॉमन है। इंडस्ट्रियल यूज में, इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पे सबसे ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है। तो बेटा आज हमने किया हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन का 1 शॉट 2 घंटे से भी कम के टाइम में। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद,
जय भारत। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल हम करेंगे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे के सारे पीवाईक्यूज इसी 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, आज हमने की इस पूरे चैप्टर की जितनी भी मैकेनिज्म, रिएक्शन सब कवर कर लिए। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।